हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो एज वी नो कि यूकेपीएससी का जो एग्ज़ाम है अपर पीसीएस का, दैट इज़ टू बी शेड्यूल्ड ऑन 29th ऑफ द जून। एंड उसी रिगार्ड्स में विल बी सॉल्विंग द PYQ, सब्जेक्ट वाइज PYQ सॉल्व करेंगे स्टार्टिंग विद द पॉलिटी। एंड हम सारे सब्जेक्ट्स करके देन विल सी द उत्तराखंड पेपर्स एज वेल। सो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी उन पेपर्स के हैं जो कि यूकेपीएससी कंडक्ट करवाता है, जिसमें FRO भी है, अपर PCS भी है, लोअर PCS भी है, ARO का भी है, RO का भी है। So starting with the first question. Okay, so first question is which of the following is not a constitutional prerogative of a president? इसमें से क्या constitutional prerogative नहीं है प्रेसिडेंट का? पहला जो है ऑप्शन वो है हमारा रिटर्निंग अ एनी ऑर्डिनरी बिल फॉर द रिकन्सिडरेशन, रिटर्निंग बिल फॉर रिकन्सिडरेशन, ठीक है। दूसरा है रिटर्निंग बैक अ मनी बिल फॉर रिकन्सिडरेशन, रिटर्निंग बैक रिकन्सिडरेशन। तीसरा है डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा और चौथा है समन ऑफ द सेशन ऑफ द राज्यसभा। अब ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 को देखें, इसमें से हमें कुछ भी नहीं आ रहा। अगर ये क्वेश्चन हमें नहीं आता, स्टिल अगर हम ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 को देखें तो पहले में लिखा है रिटर्न कर रहे हैं एक ऑर्डिनरी बिल को फॉर रिकन्सिडरेशन, दूसरे में लिखा है रिटर्न कर रहे हैं एक मनी बिल को फॉर रिकन्सिडरेशन। इजंट दी स्टेटमेंट्स एग्जैक्टली सेम? जब भी एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट्स और उसमें केवल एक वर्ड प्ले किया हो गया और लाइक यहाँ पर ऑर्डिनरी बिल की जगह यहाँ पर मनी बिल किया गया है, आंसर उस दोनों में से एक होगा। अब हमें ये चूज़ करना है कि इन दोनों में से कौन सा आंसर है। ऑर्डिनरी बिल को रिटर्न करना ज़्यादा डिफिकल्ट है या मनी बिल को रिटर्न करना ज़्यादा डिफिकल्ट है? मनी बिल को रिटर्न करना ज़्यादा डिफिकल्ट है। मनी बिल के बारे में पढ़ते हैं, आर्टिकल 110 में आता है मनी बिल में हम रिटर्न नहीं कर सकते, अमेंड नहीं कर सकते, लोकसभा ला सकती है, राज्यसभा नहीं ला सकती, बहुत सारे कंडीशंस है। तो मनी बिल वाला एक ऐसी चीज़ है जो कि ना हो शायद कॉन्स्टिट्यूशन में। ऑर्डिनरी बिल इज़ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, वो कॉन्स्टिट्यूशन में हो सकता है। द आंसर इज़ बी। अगर नहीं आता है तो, अगर आता है तो वेरी नाइस। इसके अलावा डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा ये लिखा हुआ ही होता है, समन करना ये लिखा ही होता है, केवल एक यही वाला ऑप्शन है। तो यहाँ आ गया आंसर। अगला है अप टू व्हाट एज कैन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट सर्व? सुप्रीम कोर्ट के जज की क्या एज है ये बताना है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए 65 ईयर्स होता है और हाई कोर्ट के जज के लिए 62 ईयर्स होता है। व्हाट इज़ द नॉर्म ऑफ द पंचायत? पंचायत का टेन्योर क्या है, नॉर्मल टेन्योर क्या होता है पंचायत का? तो पंचायत का जो नॉर्मल टेन्योर होता है वो होता है 5 साल का। पंचायत 5 साल के लिए बनती है। पंचायत किस अमेंडमेंट के थ्रू आई थी? तो पंचायत जो है वो 73rd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुई थी। और पंचायत कौन से पार्ट में आती है, कौन से शेड्यूल में आती है, वो आप कमेंट करके बताएंगे। और पंचायत में 2 कंडीशंस है जो कि याद रखनी चाहिए। पहली कंडीशन उसके इलेक्शन से रिलेटेड, जब यहाँ टेन्योर के बारे में पूछ रहा है तो 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये कि अब पंचायत जो है वो 5 साल के लिए बनती है, 5 साल के लिए पंचायत बनी है। अब इस 5 साल के अंदर अगर ये यहाँ पर 2 साल के बाद डिज़ोल्व हो जाती है और बच गए 3 साल, 3 साल के लिए क्या होगा, फिर नया इलेक्शन होगा। वो जब नया इलेक्शन होकर पंचायत बनेगी तो वो केवल इस 3 ईयर्स के लिए बनेगी, ना कि 5 साल के लिए बनेगी। अगर ये 2 साल बाद हुआ है, मतलब जितना भी रिमेनिंग पीरियड है केवल उसके लिए ही वो पंचायत बनेगी। ये एक कंडीशन हो गई, रिमेनिंग पीरियड के लिए बनती है वो हमेशा। जब भी डिसोल्यूशन के बाद बनेगी तो रिमेनिंग पीरियड के लिए बनेगी, दोबारा 5 साल के लिए नहीं बनेगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर ये पंचायत थी और ये 5 साल के टेन्योर के लिए बनी थी, 4.5 साल के बाद जाकर डिसॉल्व हो जाती है। अब बचे थे 6 महीने, तो 6 महीने जब भी बचेंगे तो फिर हम नया इलेक्शन नहीं करवाएंगे, 6 महीने के बाद ही नया इलेक्शन होगा, 6 महीने के लिए कोई इलेक्शन नहीं होगा। ये 2 कंडीशन है। इसके अलावा पंचायत कौन से अमेंडमेंट के थ्रू आई थी हमने कर ही लिया है। नेक्स्ट इज हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक थ्योरी ऑफ जस्टिस? थ्योरी ऑफ जस्टिस नाम की बुक किसने लिखी है? तो रटने वाला क्वेश्चन है। थ्योरी ऑफ बुक जॉन रॉल ने लिखी है। फॉर द वर्ड उत्तरांचल, द वर्ड उत्तराखंड वॉज, उत्तरांचल को सब्सटीट्यूट करके जो उत्तराखंड बना था वो किस एक्ट के थ्रू बना था, ये पूछ रहे हैं। तो उत्तरांचल से उत्तराखंड 2007 में बना, तो एक्ट जो है वो उससे पहले ही आया होगा, तो 2006 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the Chief Justice of India was the Vice President of India from 1979 to 1984? इसमें से कौन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जो कि वाइस प्रेसिडेंट भी रहे इस टेन्योर में? तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि रटने वाली चीज़ है, या रट सकते हो आप। इसमें बहुत सारे डेटा है, कितने वाइस प्रेसिडेंट हुए, कौन सा कब बना है, कितने प्रेसिडेंट हुआ, कौन सा कब बना है, कितने चीफ मिनिस्टर्स हुए, कौन सा कब बना है। लाइक रटने वाली चीज़ है, छोड़ सकते हैं तो छोड़ सकते हैं इसको एग्जाम में। बाकी इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द विड्थ? विड्थ पूछ रहे हैं इकोनॉमिक जोन की, इंटरनेशनल लॉ के अंडर। तो इकोनॉमिक जोन ये सारा इकोनॉमी का IR वाला सेक्शन आ गया, तो इसको
IR वाले सेक्शन में देखेंगे। फिलहाल इसका आंसर 200 नॉटिकल माइल्स है। अ पर्सन बॉर्न नॉट द कंट्री ऑफ हिज पेरेंट्स, एक पर्सन जो है वो अपने पेरेंट वाली कंट्री में पैदा नहीं हुआ है। वुड द नेशन ऑफ द कंट्री वेयर ही इज़ बॉर्न ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ, एक पर्सन था, दो इंडियन कपल्स थे, मतलब एक इंडियन कपल था, दो इंडियन पेरेंट थे, और उसमें उनका जो बेबी है वो किसी और कंट्री में पैदा हुआ है। अब वो उस कंट्री का सिटीजन होगा बाय वर्च्यू ऑफ किस प्रिंसिपल के बेसिस पे। तो ये जो सोलाई नाम से एक प्रिंसिपल है, सॉयल को ऐसे याद रख सकते हैं हम, इसको सॉयल से याद रख सकते हैं कि आप जिस सॉयल में पैदा हुए तो उस प्रिंसिपल के थ्रू आप उस सिटीजन, उस कंट्री के सिटीजन होगे जिस मिट्टी में आप पैदा हुए। और ये वाला पेरेंट वाला होता है, अगर आप पेरेंट बाय द वर्च्यू ऑफ योर पेरेंट्स आप सिटीजन बन रहे हैं तो फिर उसमें ये वाला प्रिंसिपल आता है। द टर्म यूनाइटेड नेशन, अगेन ये IR वाला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस की टर्म किसने दी थी, तो इट वॉज ए। In which Supreme Court case it was held that preamble is the basic structure, basic structure, preamble को basic structure कौन से केस के अंडर कहा था, तो बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड केशवानंद भारती केस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द अर्थ समिट, अर्थ समिट किसको कहते हैं, तो अगेन एन IR क्वेश्चन, पता है अर्थ समिट के बारे में बहुत पढ़ते हैं, रियो डी जेनेरियो वाली अर्थ समिट की बात कर रहे हैं जो कि आपको पता है। अब उस अर्थ समिट को और क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं UNCED, यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। नहीं पता है तो यहीं पे याद कर लेंगे इसको। इसके बाद हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल, ये UN की सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर रहे हैं, तो UN की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं ये पूछ रहा है। तो UN सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके अंदर दो तरह के मेंबर्स होते हैं, एक होते हैं परमानेंट मेंबर्स, दूसरे होते हैं टेम्परेरी मेंबर्स। जो इसमें से परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो टोटल 5 होते हैं, और टेम्परेरी मेंबर्स कितने होते हैं, टेम्परेरी मेंबर्स टोटल 10 मेंबर्स होते हैं, इसीलिए 15 मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट हैं और 10 जो है टेम्परेरी है। तो इसमें से बात कर रहे हैं कि परमानेंट मेंबर्स, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, कितने मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट, 10 परमानेंट, या 5 परमानेंट 10 टेम्परेरी। तो 5 परमानेंट होते हैं, 10 टेम्परेरी मेंबर्स होते हैं, तो आंसर इज सी। कौन कौन से परमानेंट मेंबर्स हैं, तो परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो हैं UK US हो गया 2, और चाइना फ्रांस रशिया। तो UK US प्लस चाइना फ्रांस रशिया, ये टोटल हो गए 5 मेंबर्स, ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, इंडिया इज नॉट द परमानेंट मेंबर, ठीक है, ये याद रखा है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर, कितनी टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ सबसे पहले कहाँ पर आती हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे 51A में आती है, हम साथ के साथ पूरा रिविजन कर लेंगे चैप्टर का। तो 51A के अंडर हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती है, ठीक है, ये हमें पढ़ना था। दूसरी बात, कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, टोटल हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, कौन कौन सी है वो आपको याद होनी चाहिए, अगर नहीं है तो अभी कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती है। अब 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बाद में पहले कितनी थी और अब कितनी है, तो ओरिजिनली तो थी ही नहीं, कि यहाँ पर 51A लिखा हुआ है, जब A लिखा हुआ है दैट मीन्स अमेंडमेंट के थ्रू ये ऐड किया गया था, है ना। तो अब ये ओरिजिनली तो था नहीं, ऐड किया गया है। ऐड किससे किया गया है, तो इसमें से जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो हमने ऐड की है 42nd अमेंडमेंट, सॉरी 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ये 10 जो है हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड की थी। और जो 11th वाली थी, ये 11th वाली ये हमने ऐड की थी 86th अमेंडमेंट एक्ट, ये वाली हमने ऐड की है 86th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो हमारी टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। फंडामेंटल ड्यूटी में क्या क्या पढ़ना है कि 51A में आती है, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुई थी, 10 जो है वो 42nd अमेंडमेंट के ऐड हुई थी, और जो 11वीं वाली थी वो हमने 86th अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की थी। इसके अलावा और क्या याद रखना है, उस टाइम पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, ये भी हम इसमें याद रख सकते हैं। और क्या याद रखना है, किसकी रिकमेंडेशन पे हुई थी, ये हुई थी स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे, तो ये भी हम याद रख सकते हैं। इसमें हमारा पूरा फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाला चैप्टर सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपने अभी तक पॉलिटी नहीं पढ़ी है एंड इट इज़ द लास्ट टाइम, तो आप इस सीरीज़ को बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ देख सकते हैं। प्लस जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ना उसके साथ में हम उस पूरे का बैकग्राउंड कर रहे हैं, वो पूरा चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं। तो अगर आप इसके साथ में नोट्स बना लेंगे तो आपका बहुत सारा पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, उत्तराखंड में जो उत्तराखंड स्टेट PCS के एग्जाम्स होते हैं, अपर हो चाहे लोअर हो, उसमें थीम्स रिपीट होती हैं और मोस्टली क्वेश्चंस भी रिपीट हो जाते हैं। तो अगर आप इन थीम्स को अच्छे से याद कर लेंगे, फॉर एग्जांपल अब यहाँ अमेंडमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा और आपने अमेंडमेंट वाला चैप्टर पीछे तक थोड़ा सा देख लिया है, तो वो फिर आपको आगे काम आएगा।
तो इसीलिए आप इसके साथ के साथ नोट्स बना लें, क्योंकि क्वेश्चन में एक चीज़ पूछी है तो हम साथ में 10 चीज़ें भी पढ़ रहे हैं। वो 10 चीज़ें अगर आप याद कर लेंगे तो आपको काम आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू रिजर्वेशन ऑफ द सीट? इसमें से कौन सा जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द रिजर्वेशन ऑफ द सीट फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो अमेंडमेंट आया था वो इसमें से कौन सा था रिजर्वेशन के लिए? तो वो था हमारा 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या इंट्रोड्यूस किया था हमने? 10% रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS के लिए 10% रिजर्वेशन करेंगे, ये हमारा 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आया था। नेक्स्ट, in which of the following cases the Supreme Court has discussed the constitutional validity of ट्रिपल तलाक? तो अब ये उस टाइम की करंट अफेयर है इसलिए पूछा गया था, तो फिलहाल के लिए इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, तो ये फालतू के केस रखने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर 2019 में ये दिस वॉज इम्पॉर्टेंट टॉपिक। बट हम ये समझ सकते हैं कि आप रिसेंट में जो भी रिलेटेड ऐसा कोई केस होगा जो कि विच इज़ वेरी फेमस अभी इस ईयर के पूरे टेन्योर में, मतलब जैसे हम 2024 देख सकते हैं, 2025 देख सकते हैं अभी तक का, और 2023 भी देख सकते हैं। इसमें जितना भी कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट अगर केस है सुप्रीम को रिलेटेड तो वो हम इसमें याद कर सकते हैं। ये वाला याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये उस टाइम का करंट अफेयर है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which article of the Constitution of India provides for the reservation of the seats for the women in the पंचायत? इसमें से कौन सा आर्टिकल जो है वो वुमेंस के रिजर्वेशन की बात करता है इन पंचायत के अंदर? तो पंचायत में वुमेन्स रिजर्वेशन जो बात करता है वो डी करता है, डी ही ऑप्शन है और डी ही आर्टिकल पे है। 243D जो है वो वुमेन्स के रिजर्वेशन की बात करता है इन द पंचायत। इसके बाद नेक्स्ट आता है हु इज़ नॉट द मेंबर ऑफ सार्स? ये IR को क्वेश्चन है। सार्स जो है दैट इज़ द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ द रीजनल कॉपरेशन। ये साउथ एशियन मेंबर्स कंट्रीज हैं इसमें, और इसमें कौन सी स्टेट जो है मेंबर नहीं है ये बताना है। तो सार्स में बहुत सारे मेंबर्स हैं, लाइक इसमें बांग्लादेश भी हमारा एक मेंबर है, भूटान भी हमारा एक मेंबर है, इंडिया भी इसमें मेंबर है, मालदीव्स भी इसमें मेंबर है, और इसके अलावा कौन है? नेपाल भी मेंबर है, और पाकिस्तान भी मेंबर है, श्रीलंका भी मेंबर है। तो अब इसमें से कौन सा नहीं है? तो इंडिया तो है, इसको क्रॉस कर देंगे, पाकिस्तान भी है, इसको भी क्रॉस कर देंगे, भूटान भी है, इसको भी क्रॉस कर देंगे, सिंगापुर जो है वो सार्स का मेंबर नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू? आर्टिकल 17 जो है वो किससे रिलेटेड है? तो बेसिक जो हमारा कौन कौन सा आर्टिकल्स हमें याद होने चाहिए इसकी आई विल प्रोवाइड यू अ लिस्ट। उसके अलावा हमें सारे फंडामेंटल राइट्स वाले आर्टिकल्स जो हैं वो हमें याद होने चाहिए, प्लस जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वहाँ तक का आर्टिकल हमें याद होना चाहिए, मतलब कि 51 तक, 51A तक का हमें पूरे प्रॉपर आर्टिकल्स याद होने चाहिए। तो इसी में से 17th आर्टिकल पूछा है। 17th आर्टिकल किस बारे में बात करता है? तो वो अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है। इसके बाद 20th है। 20th क्या है? The 6th schedule of the Constitution of India does not provide for amendment administration of the tribal areas in 6th schedule जो है उसमें इनमें से कौन सी स्टेट नहीं आती है? तो 6th शेड्यूल में इसमें से कौन सा स्टेट नहीं आता है ये बताना है। तो 6th शेड्यूल में 4 स्टेट्स आती हैं, एक स्टेट नहीं आती है, जो वो मिज़ोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, इनमें से कोई एक स्टेट नहीं आती है। तो इसको याद करने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ATM इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं ATM विदाउट मनी। ATM विदाउट मनी का मतलब रख सकते हैं A से है असम, T से है त्रिपुरा, M से है मेघालय, विदाउट मनी मतलब मणिपुर नहीं है इसमें। तो ATM विदाउट मनी ऐसे याद रख सकते हैं। तो A से असम इसमें आता है तो इसको हम क्रॉस कर देंगे, मणिपुर इसमें नहीं आता है, विदाउट मनी से हम इसको याद रख सकते हैं, मिजोरम भी आता है, मेघालय भी आता है। विच इज़ द 25th हाई कोर्ट ऑफ इंडिया? तो ये उस टाइम का करंट अफेयर है। 25th हाई कोर्ट कौन सा था? तो अमरावती, आई गेस कि अमरावती था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, एक बार चेक कर लेंगे। आंसर इसका शायद डी ही है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोसीड। वैसे इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है बिकॉज उस टाइम का करंट अफेयर है, वो उस टाइम ही पूछा गया था, अब दोबारा इसकी पूछने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, द टर्मिनोलॉजी इज टेकन इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इसमें से हमने प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ जो है वो हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है?
तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ होता है और दूसरा क्या होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है। इसमें से जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है वो हमने जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ क्या कहता है कि अगर हमने राइट प्रोसीजर को अपनाया है तो मतलब दैट इज़ द करेक्ट थिंग। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ क्या कहता है कि हम ड्यूली अगर लेजिस्लेचर को इनैक्ट कर रहे हैं विद अ वैलिड अ करेक्ट प्रोसीजर, अगर हम सही से प्रोसीजर कर रहे हैं तो दैट विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज 23 क्या कहता है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबर हैज़ अ टेन्योर ऑफ, यूपीएससी के जो मेंबर्स हैं उनका टेन्योर कितना होता है, तो उनका टेन्योर होता है 6 साल का। और उनकी एज लिमिट क्या होती है, तो 6 ईयर्स इनका टेन्योर है और 65 ईयर्स इनकी अपर लिमिट है। एज लिमिट की बात करें अगर तो 6 ईयर्स 65 ईयर्स ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो यूपीएससी का कितना है, 6 ईयर्स 65 ईयर्स, 6 ईयर्स 65 ईयर्स। इसमें मेंबर्स कितने होते हैं, यूजुअली 9 से 11 मेंबर होते हैं और चेयरपर्सन होते हैं। इनको अपॉइंट कौन करता है, तो इनको यूजुअली प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कौन सा आर्टिकल में आता है, तो ये आर्टिकल नंबर 315 में आता है। ऐसे कुछ कुछ मेजर जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो हमें याद करना है, सारे आर्टिकल्स हमें याद नहीं करने हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ वन हाउस, इसमें कौन सा स्टेट लेजिस्लेचर है जिसमें केवल एक ही हाउस है, तो वो है तमिलनाडु। इसको याद करने की कोई खास ज़रूरत है नहीं। बाकी हम देख सकते हैं कई सारे ऐसे स्टेट है जो कि यूनिकैमरल है, इनको यूनिकैमरल कहते हैं जिसमें एक ही हाउस होता है, और कुछ जिनमें 2 हाउसेज होते हैं उसको बाईकैमरल कहते हैं। उत्तराखंड यूनिकैमरल है कि बाईकैमरल है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, इसमें से कौन सा लोकसभा के स्पीकर का फंक्शन है। ARO हाई कोर्ट वाला पेपर का है ये, ARO हाई कोर्ट वाला अभी थोड़े दिन पहले रिसेंटली हुआ था, मई में ही इसका एग्ज़ाम हुआ था, ये पुराना क्वेश्चन है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के स्पीकर का फंक्शन बताना है। तो लोकसभा के स्पीकर के वेरियस फंक्शंस होते हैं, इसमें आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ ही है, बी है इसका आंसर, टू अडजॉर्न द लोकसभा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है लोकसभा के स्पीकर के क्या फंक्शंस है, ये इसमें याद करने वाली चीज़ है। दूसरा लोकसभा वर्सेस राज्यसभा की जो पावर्स होती हैं वो इसमें याद करने वाली चीज़ है। कुछ पावर स्पेसिफिकली राज्यसभा के पास है और कुछ पावर स्पेसिफिकली लोकसभा के पास ही है। जैसे मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस हो सकता है, लोकसभा में कि राज्यसभा में। ऑल इंडिया सर्विसेज कौन ला सकता है, लोकसभा ला सकता है, राज्यसभा ला सकता है। या फिर अमेंडमेंट बिल कौन पास कर सकता है, अमेंडमेंट बिल कहाँ इंट्रोड्यूस हो सकता है, किसकी रिकमेंडेशन चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो इसमें से याद करने वाली हैं। अगर आप कहेंगे तो इसका हम पूरा रिविजन कर लेंगे सब्जेक्ट वाइज, एंड इफ़ यहीं पे कर सकते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको होमवर्क करना पड़ेगा कि इनको आपको याद करना पड़ेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Article 249 of the Indian Constitution is associated with the process of, आर्टिकल नंबर 249 जो है वो किससे डील करता है, तो आर्टिकल 249 जो है वो राज्यसभा से डील करता है। तो लोकसभा से कौन सा डील करता है, राज्यसभा से कौन सा डील करता है, वो हमें याद कर लेना है। इसके अलावा ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो किस में आती है, तो ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो आर्टिकल नंबर 312 में आती है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव और हैज़ द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इसमें से कौन सी कंट्री है जिसमें जुडिशियल रिव्यू होता है। तो जुडिशियल रिव्यू देखो, एक हमें पता है कि इंडिया में तो जुडिशियल रिव्यू होता ही है ना। अब यहाँ पर इंडिया इंडिया वाले हमें 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं, एक तो लिखा है कि ओनली इंडिया में होता है और दूसरा लिखा है कि इंडिया एंड USA में होता है। तो अब इन दोनों में से कोई एक तो आंसर हो गई। अब यूजुअली आप स्टेट पीसेस में ये वाली ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो एंड इट वर्क, कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है ओनली इन ब्रिटेन, वो कि एक बार लिखा है, केवल एक बार लिखा है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। यहाँ पर इंडिया इंडिया 2 बार लिखा है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। US 2 बार लिखा है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम इन दोनों को एक ही ऑप्शन में देख रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो फिर सबसे ज़्यादा है ना। तो ये वाली ट्रिक आप लगा सकते हैं, ये काफ़ी जगह वर्क करती है, बट यही है कि आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के लिए नहीं होगी। अब अगर आप इनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में लगाएंगे, बार बार टेस्ट में लगाएंगे, तो वहाँ पर जाकर आपको ये चीज़ें वर्क करती हुई दिखेंगी। अब आप इसको तुक्का बोलो, आप इसको प्रोबेबिलिटी बोलो, आप इसको मैथ के क्वेश्चंस बोलो, कैसे भी बोलो, बट ये चीज़ें वर्क करती हैं, आपको काम आएंगी अगर आपको ये पता होंगी तो। सो यहाँ पर आंसर हो गया इंडिया एंड USA। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा हाँ, हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से क्या बोरो किया है, विद दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम USA की बात करें तो USA को याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है,
अगर हमें यूएसए की याद करनी है, यूएसए से हमने क्या क्या बोरो किया है, यूजुअली ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या बोरो किया है, और इसमें भी जो मेजर वाले हैं वो तो हमें याद होने चाहिए। अब इसके लिए बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, उनके थ्रू भी आप याद कर सकते हैं। जैसे अगर हमें याद करना है कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या बोरो किया है, तो उसके लिए आप कुछ ऐसे याद रख सकते हैं कि 5, प्रॉपर नहीं लिख रही हूँ यहाँ पर, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप इसको प्रॉपरली लिख सके याद कर सकते हैं। 5 इंटेलिजेंट जजेस impeached for the removal of preamble। 5 मतलब फंडामेंटल राइट्स, इम्पीचमेंट मतलब इंटेलिजेंट मतलब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जज का मतलब जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट का मतलब इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, फिर आर से क्या है, आर से है रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज, और पी से है प्रीएम्बल। तो ये सारी चीज़ें हमने यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, इसमें से कौन सा गवर्नमेंट का ऑर्गन नहीं है, नहीं पूछा है। तो लेजिस्लेचर हमें पता है होता है, एग्जीक्यूटिव हमें पता है होता है, जुडिशरी भी हमें पता होता है। इलेक्शन कमीशन इज़ नॉट द मेंबर, इज़ नॉट द ऑर्गन। ये हमें 6th क्लास में पढ़ा जाता है कि 3 टियर सिस्टम होता है, 3 उसमें पार्ट्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। तो उसमें से इलेक्शन कमीशन कहाँ से आ गया, बिल्कुल ही ऑड वन आउट दिख रहा है हमें यहाँ पर। ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी सेम सेम से दिख रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन अलग सा दिख रहा है। यहाँ पर हम इसको ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, नहीं भी आता है अगर तो। इसके बाद मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which constitutional amendment of the Indian Constitution gave the constitutional status to the urban local bodies? अर्बन लोकल बॉडीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने वाला कौन सा अमेंडमेंट था? 74th अमेंडमेंट। ये किसकी बात कर रहे हैं? म्यूनसिपैलिटीज़ वाले सेक्शन की बात कर रहे हैं। तो 73rd में हमारा क्या था? पंचायत था, जो हमने पीछे क्वेश्चन देखा। 74th में हमारा क्या है? अर्बन लोकल बॉडीज़ यानी म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में दे रखा है। इसके बाद में नेक्स्ट इज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एन एड हॉक जज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट। एड हॉक जज जो हैं वो हम कौन से कोर्ट में ला सकते हैं? एड हॉक जजेस जो हैं वो किस कोर्ट में आ सकते हैं? तो वो हमारे सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं एड हॉक जजेस। इस क्वेश्चन को मतलब ये क्वेश्चन जो है वो 2018 का क्वेश्चन है। अगर हम अभी प्रेजेंट में देखें तो हाई कोर्ट में भी ला सकते हैं, बट उस टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो इसका आंसर सुप्रीम कोर्ट था। तो अब हम इसमें कुछ चूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज उसमें हाई कोर्ट भी आंसर है, सुप्रीम कोर्ट भी आंसर है, क्योंकि पुराना क्वेश्चन है। इसमें हम ये देख सकते हैं कि एड हॉक जजेस के बारे में पूछ रहा है थोड़ा सा, तो हम उसको थोड़ा सा ध्यान से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारे 30 क्वेश्चंस डन होते हैं। ऐसे 30 करके हम पहले पॉलिटी का सेक्शन कवर करेंगे, उसके बाद में हम इकोनॉमी करेंगे, देन ज्योग्राफी, ऐसे करके एक एक सब्जेक्ट करके हम कवर करेंगे। इसके अलावा आपको अगर थोड़ा सा रिविजन चाहिए, नोट्स चाहिए, तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर जाकर नोट्स को भी देख सकते हैं। तो शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे आपको, या कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स मिल जाएंगी। इसके अलावा ये टेक्निक्स भी वर्क करती हैं अगर आप इनको प्रैक्टिस करेंगे, लाइक एलिमिनेशन है या फिर ऑड वन आउट है, प्रोबेबिलिटी है, ये चीज़ें वर्क करेंगी अगर आप इनको प्रैक्टिस करेंगे। तो रोज़ रोज़ आप इसको हमारे साथ प्रैक्टिस करो, या फिर आप अपने अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करो, यहाँ पर आपको ये काम आएंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।